प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट जो करेगा उपकरण, उसका नाम हम क्या रखेंगे? दिष्टकारी नाम रखेंगे, रेक्टिफायर बोलेंगे इसको। और जो डिवाइसेस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगी, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलेंगी, ऐसी डिवाइसेस को हम बोला करेंगे इन्वर्टर। तो आपके घर में इन्वर्टर लगे रहते हैं, तो हम इसीलिए इनको इन्वर्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डीसी को क्या करते रहते हैं? एसी में कन्वर्ट करते हैं। उनके साथ जो बैटरी लगी होती है उसमें डीसी एनर्जी स्टोर रहती है, डीसी करंट, और उस करंट को हम जब अपने घर की सप्लाई में लेते हैं तो वो एसी सप्लाई रहती है। तो वो जो इन्वर्टर होता है वो उसका यही काम होता है कि वो डीसी को एसी में बदल रहा है, इसलिए मेनली हमने उसका नाम रखा हुआ है इन्वर्टर, उसका नाम रखा गया है। फिलहाल एसी को डीसी में बदलने वाले जो डिवाइसेस होंगी उनको रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में बदलने वाली जो डिवाइसेस होंगी उन्हें इन्वर्टर बोला करेंगे। ठीक है, हम लोग इस समय पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, और पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा दैट पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज अ रेक्टिफायर। वो एक रेक्टिफायर की तरीके से वर्क करता है, अर्थात वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और पीएन जंक्शन डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। इस काम के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड को दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक हम उसको यूज कर सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, और दूसरा हम उसको यूज कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। पीएन जंक्शन डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज करते हैं और उससे वो किस तरीके से हमें डीसी नेचर की करंट देता है, उसका वर्किंग क्या है, उसके कनेक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग ये करना चाहते हैं कि जो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड होगा ये फुल वेव रेक्टिफायर के तरीके से कैसे काम करेगा। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो हम उसको यूज नहीं करते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम उसको जितनी भी एनर्जी देते हैं ना, उस एनर्जी का 50% पार्ट, जितनी एनर्जी हम उसको देते हैं एसी के द्वारा, उसकी 50% पार्ट को ये वेस्ट कर देता है, ये बर्बाद कर देता है। केवल आधे चक्र, प्रत्यावर्ती निवेशी वैद्युत धारा के आधे चक्र का ही दिष्टकरण कर पाता है वो। तो ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम जितनी एनर्जी उसको देंगे उसका 50% पार्ट उसको वेस्ट ही करना है। केवल 50% पार्ट का ही डीसी नेचर वो बना के हमको देगा, इसलिए हम उसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बट फिर भी हम उसको बनाते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं, हमने उसको पढ़ाई किया, स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि इट गिव्स अस द प्रिंसिपल दैट हाउ कैन वी ब्लॉक द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ नेगेटिव साइड, कि हम चाहें, जब चाहें तो प्रत्यावर्ती धारा में से नेगेटिव साइड की जो करंट होगी उसको हम ब्लॉक करवा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, ये हमको प्रिंसिपल देता है, इसलिए हम उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको यूज नहीं करते तो फिर हम बनाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हम लोग यही स्टडी करने चल रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। जो पीएन संधि डायोड होगा उसको हम एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कैसे प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हिंदी में हेडिंग डाल सकते हैं, पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। लिखिए जल्दी से, पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ जी, लिख लिया आपने। तो किस तरीके से हम पीएन जंक्शन डायोड को एक फुल वेव रेक्टिफायर के तरीके से प्रयुक्त कर सकते हैं, अब उसके बारे में सभी लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको हम कैसे कनेक्शन किया करेंगे। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर जब हमने स्टडी किया तो पीएन जंक्शन डायोड को हम एसी सोर्स के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में आपने देखा था। आज पीएन जंक्शन डायोड को हम फुल वेव रेक्टिफायर के तरीके से यूज कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम उसकी कनेक्शन देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम उसको एसी सोर्स, जो हमारा इनपुट सोर्स होगा, एसी जहां से हमको मिलेगी उसमें हम किस तरीके से इसको कनेक्ट किया करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये दो टर्मिनल हैं और इन दो टर्मिनल के बीच हम एसी सोर्स को कनेक्ट कर देंगे। ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स मतलब एक ऐसा सोर्स जहां से हमको प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और इसी एसी सोर्स से जो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज मुझे मिलेगा उसी को हम काहे में बदलना चाहते हैं, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये पावर हाउस है आपका। यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, यहां से अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज हमें सप्लाई हो रहा है और इसी को हम ले करके अपना पीएन जंक्शन लगा करके इसको डीसी में बदल देंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सोर्स से जो ये कनेक्शन आएगी उसमें हम यहां पर अपना ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे। क्यों ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे? क्योंकि पावर हाउस से जो सप्लाई आती है ये जरूरी नहीं है कि हमको जितनी चाहिए उतनी सप्लाई का वोल्टेज हमको वहां से आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको बताता हूं, वैसे मैंने कल भी बताया था कि पावर हाउस से हमें जो एसी सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर होती है, 220 वोल्ट पर। और हमें हमारे घर में कोई भी काम करना है उसके लिए बाई चांस हमको चाहिए 60 वोल्ट, तो 220 वोल्ट की सप्लाई हमको मिल रही है, पर हमें तो सिर्फ कितना चाहिए, 60 वोल्ट। 32 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए हमको अपनी डिवाइसेस यूज करने के लिए, कुछ ऑपरेट करने के लिए। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि 220 वोल्ट की सप्लाई हमको मिल रही है, पर हमको जो चाहिए वो केवल 32 वोल्ट चाहिए, 60 वोल्ट चाहिए, 120 वोल्ट चाहिए। इसका मतलब है न सिर्फ एसी को डीसी में बदलने की आवश्यकता है बल्कि 220 वोल्ट को साथ में 60 वोल्ट में बदलने की भी जरूरत है, 220 को 32 में बदलने की जरूरत है, 220 को 120 में बदलने की जरूरत है। तो वोल्टेज भी मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, वोल्टेज को भी बदलना चाहता हूं। और वोल्टेज का परिवर्तन कम से ज्यादा करना है या ज्यादा से कम करना है, यह हम डीसी में नहीं कर पाएंगे। क्यों? वोल्टेज कम से ज्यादा बनाना है, ज्यादा को कम करना है, ये कौन कर सकता है? ये ट्रांसफार्मर कर सकता है। और ट्रांसफार्मर केवल कहां यूज कर पाते हैं हम लोग? एसी लाइन में यूज कर पाते हैं, डीसी लाइन में हमारा ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको वोल्टेज बदलनी है, देखो 220 वोल्ट की एसी आ रही है और अगर आपको 220 वोल्ट की ही डीसी चाहिए तो ट्रांसफार्मर मत लगाइए। समझ में आई आपको? लेकिन अगर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई हो रही है और आपको केवल 60 वोल्ट की डीसी चाहिए तो फिर तो आपको बदलना पड़ेगा ही। और ट्रांसफार्मर क्योंकि एसी लाइन में ही वर्क करेगा, वो डीसी लाइन में वर्क नहीं करेगा, इसलिए 220 का 60 आपको एसी लाइन में ही बदलना पड़ेगा। और वोल्टेज को बदलने का ट्रांसफार्मर के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यह काम आपको एसी लाइन में ही पहले कर लेना है। इसलिए जो एसी सोर्स से लाइन आएगी उसको सबसे पहले मैं प्राइमरी कॉइल की दोनों सिरों पर दे दूंगा। ये फिगर बनाने में ये कोर बना दिया करते हैं जिस पर ये कॉइल लिपटी रहती हैं। ये ट्रांसफार्मर का अपना फिगर है, इस पे यहां पर ये दूसरी कॉइल रहेगी ट्रांसफार्मर की, जिसे आप सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो ये कौन सी कॉइल है बेटा? सेकेंडरी कॉइल। और ये जो दो लाइंस बीच में बनी हुई है ना, ये कोर को रिप्रेजेंट करती है, क्रोड को रिप्रेजेंट करती है। नर्म लोहे की क्रोड लगाई थी हमने इस पे, उसी पे कॉइल्स लपेटी हुई थी। तो ये उसका जब ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाते हैं तो ये कोर हम ऐसे शो करते हैं इसके भीतर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने जो एसी सोर्स से हमको जो भी मुझे एनर्जी मिल रही है, जो भी हमको अल्टरनेटिंग करंट का इनपुट मिल रहा है, उसको सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर पे देते हैं। और ये ट्रांसफार्मर पर जब हम इसको लगाते हैं और मन चाहा वोल्टेज उसका हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मन चाहा मतलब
220 है, हमको 120 चाहिए तो हम बदल लिए उस पर, अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया और वोल्टेज को हाई से लो बना लिया। अब जब 120 बन गया, ट्रांसफार्मर ने बना दिया, सेकेंडरी कॉइल में बना के मुझे दे दिया। अब ये सेकेंडरी कॉइल से हम आगे लेके चलेंगे इसको। अब एक बात आप बताएं मुझे, अच्छा यहां पर हमने क्या दिया, यहां पर मैंने दिया इसको 220 वोल्ट का एसी, और हमको हमारा टेलीविजन चलाना है जो कि 120 वोल्ट का है। तो इस पे हमने 220 वोल्ट का एसी दिया, तो ये क्या देगा मुझे? आंसर है ये निकालेगा आप अपने अंदर से 120 वोल्ट का डीसी निकालेगा कि एसी निकालेगा? हाँ जी, एसी की डीसी? एसी ही निकालेगा। अभी डीसी क्यों निकालेगा? डीसी में बदलने के लिए तो हमको क्या करना रहेगा? डायोड लगाने पड़ेंगे, और अभी तो डायोड लाइन में आया नहीं। तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया है? इसने क्या नेचर बदला है करंट का? आंसर इज नो। एसी मिली और इसने भी अपने अंदर से क्या बाहर निकाला? एसी ही निकाला है। बस फर्क इतना कर दिया है कि 220 को अब इसने कितना बना दिया? 120 बना दिया। वो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, वो जैसा हमारा काम होगा हम वैसा यूज करेंगे। 60 चाहिए होगा तो हम वैसा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला ट्रांसफार्मर लाएंगे कि वो एक 220 को काहे में कन्वर्ट कर दे? 60 में कन्वर्ट कर दे। हमें 120 चाहिए, ठीक है। अब इसको आगे लेके गए, अब हमारा डायोड लगेगा। यहां पर देखिए, लास्ट क्लास में डायोड लगाया था ना आपने? कितने डायोड लगाए थे? एक लगाए थे कि दो लगाया था? सही सही बताना सोच करके, झूठ मत बोलिएगा। कितने? क्यों पी और एन दो नहीं लगाए थे? कितने डायोड लगाए थे? डायोड एक ही लगाया था, पी और एन क्षेत्र उसके कंपोनेंट हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आज जब एक डायोड आपने लगाया तो केवल आधी तरंग का दिष्टकरण कर पाए थे आप। जब आपने एक जंक्शन डायोड लगाया तो केवल हाफ वेव को ही, अल्टरनेटिंग इनपुट को, केवल हाफ वेव को रेक्टिफाई कर पाए आप। इसलिए आज हम दो डायोड लगाएंगे भाई, ठीक है। दो डायोड लगाएंगे और दोनों से मिला के काम करवाएंगे कि जब ये नहीं करेगा तो ये वाला वर्क करेगा, और जब ये वाला वर्क नहीं करेगा तो इससे काम करवाएंगे। समझ रहे हैं? और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इनपुट जो एसी हम दें उसके पूरे साइकिल को रेक्टिफाई, उसके पूरे साइकिल का रेक्टिफिकेशन हम चाहते हैं, तो हम दो डायोड यूज करेंगे। ये एक चीज आपको याद रखना है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर we use only one junction diode, but in full wave rectifier we use 2 PN junction diodes, but in which order उसको आपको देखना है कि किस क्रम में हम उनको लगाएंगे, थोड़ा ध्यान से। इसीलिए मैंने इसका फिगर पहले से बना के नहीं रखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कनेक्शन आप इनिशियली सीखें कि कनेक्शन कैसे करते हैं। एक PN जंक्शन डायोड यहां पर लगाएंगे, ये पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया। और अब आप समझ भी रहे हैं ये जो ट्रायंगल शेप है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पी क्षेत्र को। और ये जो बार शेप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एन क्षेत्र को। एक जंक्शन डायोड लगा दिया, एंड सपोज लेट दिस इज जंक्शन डायोड D1, वी हैव गिवन इट अ नेम D1। हमने इसको एक नाम दे दिया है, और वो नाम दे दिया क्या? D1, ठीक है। क्योंकि हम दो लगाएंगे ना, एक लगाते तो नाम देने की जरूरत ही नहीं थी। दो जंक्शन डायोड यूज कर रहे हैं तो उनको अलगाव कैसे करेंगे, उनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसलिए हमने उसका एक नाम दे दिया। दूसरा जंक्शन डायोड हम द्वितीयक जो कुंडली है सेकेंडरी कॉइल, एक जंक्शन डायोड उसके हमने इस सिरे से कनेक्ट कर दिया। सपोज दिस टर्मिनल इज टर्मिनल ए एंड दिस टर्मिनल इज टर्मिनल बी। दिस इज द फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड दिस इज द सेकेंड एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल। द्वितीय कुंडली के दोनों सिरे हो गए। एक सिरे से ये जंक्शन डायोड कनेक्शन दे दिया मैंने, और दूसरे सिरे में एक और जंक्शन डायोड की कनेक्शन देनी है हमको। ये दूसरे सिरे पर हमने जंक्शन डायोड की कनेक्शन दे दी। ये इस जंक्शन डायोड का पी रीजन है और ये इस जंक्शन डायोड का एन रीजन है। सिंबल आप पहचानते हैं। और इस जंक्शन डायोड का नाम हमने रख दिया D2। तो जब हम D1 बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि D1 कौन है, और D2 बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि D2 कौन है। तो डायोड मैंने लगा लिए, ठीक है ना। ओके, हमने अपना इनपुट दे दिया, ट्रांसफार्मर से उसका वोल्टेज कन्वर्ट कर लिया है।
अब एसी को डीसी में बदलने की बारी है। वोल्टेज हमने सुइटेबल कर लिया, अब एसी को डीसी में बदलने की बारी है। अब बदल जाएगा, डायोड लगा दिए तो बदल ही जाएगा। अब अगर बदल जाएगा तो आप बदली हुई जो डीसी मिलेगी उससे क्या चलाओगे? आप कुछ चलाओगे कि नहीं चलाओगे? मोबाइल चार्ज, टीवी चलाना है मुझे तो पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या जो भी आपको करना है वैसा सुइटेबल ट्रांसफार्मर लगा के हम बदल लेंगे। मैंने फिलहाल टेलीविजन का एग्जाम्पल दे दिया था इसलिए मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं आपको। तो वो टेलीविजन लगाएंगे कहां हम? आगे जब ये दो तार जाएंगे तो इनमें टेलीविजन कहां लगेगा हमारा? उसमें हम कनेक्शन कुछ ऐसी करते हैं, ये जो यहां से एन रीजन से वायर मिलेगी और ये जो एन रीजन से वायर मिलेगी, दोनों को आपस में शॉर्ट कर दीजिए। आप शॉर्ट कर दीजिए मतलब दोनों को आपस में मत जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं? एक वायर यहां से जाएगी, एक वायर यहां से जाएगी, इनको तो ज्वाइंट कर दीजिए आप दोनों को, इसको कहते हैं शॉर्ट कर देना। तो इन दोनों को शॉर्ट कर दो आपस में। इतना समझ आ गया सभी बच्चों को? नहीं आ रहा है? आया? यहां से सेकेंडरी, अब ध्यान से देखिएगा, हमारा टेलीविजन किन दो टर्मिनल्स के बीच में लगेगा? ये जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे। मिड पॉइंट, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो सकता है, मान लिया कि ये उसका मिड पॉइंट है। तो एक तो हम यहां से निकाल लेंगे तार, इसमें तार को जोड़ देंगे, इसमें मरोड़ देंगे तार को, एक ये ले आए हम देखो कनेक्शन करके। इसको हम नाम दे देते हैं टी। टी क्यों? सेंट्रल टैपिंग बोल सकते हैं आप, सी नाम लिख देते हैं कुछ लोग, हम टी लिखे दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल टैपिंग। टैप मतलब क्या होता है? नल खोलना। तो नल का मतलब यहां से हम क्या कर रहे हैं, इतना सारा ये स्प्रिंग वो लगी हुई है कॉइल, उसमें से इस जगह से हमने एक नल खोला, मतलब यहां से हम करंट लेने लगेंगे इसके मिड पॉइंट से। जैसे आप नल खोलते हो तो आपको पानी मिल जाता है, ऐसे हमने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में मिड पॉइंट पर से करंट लेना चाहा, उस वहां से हम एक नल निकाल लेंगे ताकि वहां से हमको करंट मिलने लगे बीच में से। तो इसको हम सेंट्रल टैपिंग कहा करते हैं, याद रखिएगा इससे आप, सेंट्रल टैपिंग इसको बोलते हैं। तो एक तो कनेक्शन यहां से ले ली, दूसरी कनेक्शन कहां से लेनी है? दूसरी कनेक्शन ये शॉर्ट किया है ना, यहां से आपको दूसरी कनेक्शन ले लेनी है। अब एक यहां से एक कनेक्ट करेंगे और ये ले आएंगे। इतना समझ आया आपको? ठीक। अब आपका जो टेलीविजन है इन्हीं दो के बीच लग जाएगा भाई, ठीक है ना? तो हम अपने टेलीविजन को यहां लगा देंगे। ये वो है जिसको आप क्या बोलते थे? आरएल, लोड रेसिस्टेंस। तो टेलीविजन भी हमारे सर्किट में लोड ही तो है, यहां पर हमने लगा दिया अपना लोड रेसिस्टेंस। समझ आ गया आपको? आप चाहें, अगर आप चाहें, आपको ये बीच में कम पसंद हो लगाना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहां से इसका कनेक्शन हटा देंगे और यहां इसको ले जाएंगे ऐसा बाहर, यहां ले जाएंगे, यहां से भी ऐसा लेते आएंगे यहां बाहर ऐसे। ये जो तार लेके आए हैं यहां बीच में अब हम अपना टेलीविजन लगा देंगे। बात तो वही है ना बेटा? देखो, चाहे दोनों तारों के बीच यहां जोड़ दो आप, या दोनों तारों एक को कनेक्शन करके यहां ले आओ और इसको उठा के यहां ले आओ, यहां आरएल लगा दो, बात एक ही है। दो जगह टेलीविजन नहीं लगा है, एक ही जगह पर लगा है। चाहो तो आप सीधे सीधे इन्हीं दोनों के बीच कनेक्शन दे दो, या तो आप इसको खींच के बाहर ले आओ, इसको भी तार जोड़ के बाहर ले आओ और यहां पर लोड रेजिस्टेंस लगा दो। आप देख लो ना, मतलब तो वही निकल रहा है। इस पॉइंट को अगर हम M मान लें और इस पॉइंट को हम मान लें N, तो अगर टेलीविजन यहां जुड़ा है तो भी आप कहोगे कि आपका टेलीविजन किन दो टर्मिनल्स के बीच जुड़ा हुआ है? M और N के बीच। और अगर टेलीविजन यहां लगा है तो बहुआ तब भी तो आप ये बोल सकते हो M, ये M कहां से कनेक्शन है? यहां से, ये कनेक्शन ये, तो यहां पर पॉइंट कौन सा आ गया? M। N की कनेक्शन ये है यहां, तो यहां कौन सा पॉइंट आ गया? N। तो अभी भी तो टेलीविजन M और N के बीच लगा है। वो हमारा कन्वीनियंस है कि हम उसको कहां दिखाना चाहते हैं, चित्र में, फिगर में कहां दिखाना चाहते हैं। अंदर के बजाय हम बाहर निकाल के ले आए, अगर यहां लगा दो तो इसको मत मानो, अगर ये लगाए हो तो बाहर वाला हटा दो। वो हमें समझने के लिए केवल इतना है।
बस हो गई कनेक्शन, बस इतना ही करना है आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर फॉर कन्वर्टिंग वोल्टेज हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, उसके मुताबिक हम ये कर लेंगे। उसके आगे हमको 2 डायोड लगाने हैं, जो सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर की उसके एक सिरे से एक डायोड, दूसरे सिरे से दूसरा डायोड लगाना है। उसके बाद डायोड के जो दोनों डायोड के एंड क्षेत्र से तार निकलेंगी उनको कर देना है शॉर्ट आपस में। इस तार को बीच में से छीलना है, थोड़ा सा काट देना है और काट के यहां से एक टर्मिनल बनानी है और एक टर्मिनल सेकेंडरी कॉइल के मिड पॉइंट से बना के लानी है, दैट इज नोन एज सेंट्रल टैपिंग। और यहां से लाके इनके बीच में आप अपना लोड लगा देंगे। मोबाइल चार्ज कर लीजिए, डीसी फैन चला लीजिए, टेलीविजन चलाइए, मोबाइल आप लैपटॉप चलाइए, कुछ भी करना है वो यहां लगेगा आपका। यहां पर अब क्या मिलेगा, डीसी। अब आप देखो, ध्यान से देखिएगा, यहां दिया क्या आपने 220 वोल्ट एसी, ट्रांसफार्मर ने क्या किया इसको 120 वोल्ट एसी। अब ये डायोड मिलकर क्या कर देंगे, इसको काहे में बदल देंगे, डीसी में बदल देंगे। कितना वोल्ट का डीसी बनाएंगे, आंसर है 120 वोल्ट का डीसी बनाएंगे। क्यों, 120 वोल्ट दे रहे हो ना आप इसको, तो डायोड का काम केवल डीसी में बदलना है, उसका वोल्टेज कम ज्यादा करना उनका काम नहीं है। तो अब 120 वोल्ट का डीसी तुम्हें यहां मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गई कनेक्शन। कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा ये, कैसे आखिरकार ये डिस्टकरण करेगा पूरी वेव का, ये मैंने कुछ ग्राफ बना के रखा हुआ। इनपुट एसी वोल्टेज, इनपुट मतलब एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये जो हमने दिया है, ये जो हमने यहां सप्लाई की है ना, ये वाली सप्लाई है। ये इस तरीके का वेव हमने इसको दिया है। जो करंट मैंने दी है वो ऐसे बदलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे उसमें चेंजेस आते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चेंज आते हैं, ठीक है ना। अब ये हमने दिया है इसको, हमें वहां पर जैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा वो हम यहां बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है इसीलिए लिख रखा है आउटपुट एसी वोल्टेज, निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज। बहु समझ आया भैया इतना आपको, ओके। यहां बनाना है मुझे ग्राफ, अब वर्किंग समझ रही और उसके बाद वो जो लिखा हुआ पार्ट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। कैसे वर्क करेगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे ही हम इसको चालू करेंगे, ऑन कर दिया, बाई चांस स्विच जो लगाया हमने उसको ऑन कर दिया, जैसे ही ऑन करेंगे तो ट्रांसफार्मर पे ये करंट आएगी और इस तरीके से ये करंट उस पर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। सप्लाई होगी तो मान लेते हैं कि उस करंट का पहला आधा चक्कर किस डायरेक्शन पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे। एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। अगर फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन पे है तो मान लिया कि जब ये करंट यहां पहुंचेगी उस समय सेकेंडरी कॉइल का सिरा ए पॉजिटिव हो जाएगा और सिरा बी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये तो कल भी हम लोग देख रहे थे। तो फर्स्ट हाफ साइकिल, पहला अर्ध चक्र, इस पे सेकेंडरी कॉइल का सिरा ए धनात्मक और सिरा बी कैसा हो गया, ऋणात्मक। यानी कि ए का पोटेंशियल कैसा हो गया, हाई, और बी का पोटेंशियल कैसा हो गया, लो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। प्लस माइनस हो गया ना, और प्लस साइड का पोटेंशियल बहुआ कैसा रहेगा, हाई पोटेंशियल, और माइनस साइड का पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल while this point is at lower potential। और करंट किधर से किधर जाना चाहती है, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। तो करंट कैसे जाना चाहती है, ध्यान से सुनिए। करंट हायर से लोअर जाना चाहती है तो यहां से ऐसे आके वो ऐसे आना चाहती है, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता यही है उसका करंट का। तो वो यहां से ऐसे आके ऐसे आना चाहती है, इसके भीतर से ऐसे जाके बी तक आना चाहती है और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा उसका, ठीक है ना। अच्छा, ए का पोटेंशियल हाई हो गया, बी का लो हो गया, तो टी का पोटेंशियल बताइए कैसा होगा, क्योंकि टी में भी तो कनेक्शन दिया है ना बीच में आपने।
अब सुनिए टी का पोटेंशियल कैसा होगा। इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। तो जो टी का पोटेंशियल होगा बेटा वो ए के पोटेंशियल की तुलना में थोड़ा सा कम रहेगा और बी के पोटेंशियल की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया सभी को? तो टी और बी में बताइए, टी और बी में किसका पोटेंशियल हाई रहेगा, किसका लो रहेगा? टी का हाई, बी का लो रहेगा। अंडरस्टैंड? ओके। ए और टी के बारे में बात करिए, किसका हाई रहेगा, किसका लो रहेगा? ए का हाई रहेगा, टी का लो रहेगा। समझ में आया? तो करंट ए से बी जाना चाहती है, पर ये 3 पॉइंट हो गए। ए से टी का पोटेंशियल लो रहेगा, पर बी की तुलना में इसका पोटेंशियल हाई रहेगा। ठीक, अब और आगे चलते हैं। अब ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे इधर, ये सिरा कैसा हो गया है प्लस, और बेटा ये कैसा हो चुका है माइनस। अब दोनों डायोड को देखिए कि कौन अग्र अभिनत है, कौन उत्क्रम अभिनत है। क्यों? क्योंकि जो अग्र अभिनत होगा वो करंट फ्लो करेगा और जो उत्क्रम अभिनत होगा वो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर दोनों अग्र होंगे तो दोनों करंट फ्लो करेंगे, अगर दोनों उत्क्रम होंगे तो दोनों ही करंट फ्लो नहीं करेंगे। चेक करिए, ये प्लस हो गया सिरा और ये सिरा माइनस। इसका मतलब है जो डायोड D1 है उसका P क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से। और N क्षेत्र किससे जुड़ा है? नेगेटिव से। ये डायोड D1 की बात हुई। तो डायोड D1 अग्र रहा कि उत्क्रम हो गया? फिर से देखिए, आप ध्यान से देख नहीं रहे हो। डायोड D1 का P क्षेत्र पॉजिटिव से और N क्षेत्र नेगेटिव से कनेक्ट है। तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है? फॉरवर्ड बायस है। डायोड D2 को देखिए, इसका P रीजन नेगेटिव से कनेक्ट है और N रीजन पॉजिटिव से कनेक्शन है। तो डायोड D2 कैसा हो गया? रिवर्स बायस हो गया, उत्क्रम अभिनत हो गया। डायोड D1 अग्र अभिनत है, डायोड D2 उत्क्रम अभिनत है। दोनों डायोड में कौन अपने अंदर से करंट को अलाउ करेगा? D1 जो अग्र अभिनत है। ये फॉरवर्ड बायस है तो ये करंट को अलाउ करेगा, पर ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। करंट का रास्ता क्या लेना चाहती थी? वो रास्ता अपना यहां से आके ऐसे इसमें जाना चाहती थी, पर D1 ने तो अलाउ कर दिया करंट को जाना कि तुम अपने मेरे अंदर से तो जा सकते हो, पर D2 ने करंट को जाना अलाउ नहीं किया। तो करंट क्या करेगी? करंट यहां से ऐसे आएगी, इसने अलाउ कर दिया, इसने अलाउ कर दिया, करंट यहां पर आ गई, यहां पर आ जाएगी करंट, यहां आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद ये नीचे आएगी? नीचे आएगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। क्यों? क्योंकि अगर बेटा करंट ये यहां पर आ भी गई तो ये उसको अपने अंदर से फिर जाने नहीं देगा। कुछ बात हमारी समझ में आई? ये उस करंट को अपने अंदर से ऐसा उल्टी दिशा में जाने नहीं देगा, तो करंट फिर इधर आगे रास्ते में आती ही नहीं है। भाई जब उसको पता है कि वहां से मुझे अलाउ है नहीं, रास्ता है नहीं, तो करंट वहां से नहीं आती, फिर कहां से चली जाती है? ध्यान से समझ के देखिएगा जरा। यहां तक करंट आई, अब आगे जाती है, अलाउ नहीं है, तो ये यहीं से घूम गई ऐसे। भाई उसके पास जाने के दो रास्ते हैं कि नहीं? एक ये रास्ता है जाने का, एक यहां भी तो कनेक्शन दिया है हमने। इस रास्ते में करंट अलाउ नहीं हुई तो वो इस रास्ते में घूम गई, ऐसे निकल गई, ऐसे आई, ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे और यहां चली गई। और यह भी सही है कि टी का जो पोटेंशियल है वो ए की तुलना में कैसा है? लो पोटेंशियल है। तो हाई से लो की तरफ करंट चल रही है, समझ रहे हैं? और फिर यहां के बाद ऐसे फिर चली गई, ये सर्किट कंप्लीट हो गया पूरा उसका। लेकिन जो सर्किट कंप्लीट हुआ उस सर्किट में बीच में हमारा टेलीविजन आ गया और उस टेलीविजन में करंट फ्लो हो गई। किधर से किधर? M से N की ओर करंट फ्लो हो गई। तो किसने करंट को फ्लो होना अलाउ किया? जंक्शन डायोड D1 ने। किसने अलाउ नहीं किया? जंक्शन डायोड D2 ने अलाउ नहीं किया। तो ना करने दो D2 के अलाउ, D1 तो कर रहा है। अगर D1 अलाउ कर रहा है तो उसकी वजह से हमारे टेलीविजन में या जो हमारा लोड लगा है उसमें M से N की ओर करंट फ्लो हुई इस फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान। ठीक है ना?
अब ये ग्राफ मैंने बनाया है। अगर करंट M से N आएगी, अगर करंट M से N आएगी तो हम ग्राफ को ऊपर बनाएंगे। अगर करंट हमारे लोड में M से M जब जाया करेगी उस वक्त हम किधर बनाया करेंगे, नीचे ग्राफ बना देंगे। तो अभी फिलहाल बताइए लोड में करंट M to N आई कि N to M आई? M से M, तो ग्राफ ऊपर बनाए कि ग्राफ को नीचे बनाए? हाँ, तो इस हाफ साइकिल की बात है ना, ग्राफ को हमने ऊपर बना दिया ऐसा। समझ आ गया सभी को? ठीक। और इस दौरान किसने काम किया, किसने काम करके नहीं दिया आपको? डायोड D1 ने काम किया और वहीं डायोड D2 ने आपको काम करके नहीं दिया। ठीक है, हमें तो डीसी चाहिए, को काम करे, हमें क्या फर्क पड़ेगा है। समझ रहे हैं? डायोड D1 करे या D2 करे, हमने जो कनेक्शन किया है, कोई भी काम करे, हमें हमारा पर्पस कंप्लीट होना चाहिए बस। ठीक, ओके। फिर से अब प्रत्यावर्ती धारा का नेक्स्ट हाफ साइकिल आ गया, अगला आधा चक्कर, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन का अगला आधा चक्कर है इसका। जब नेगेटिव डायरेक्शन का अगला हाफ साइकिल आएगा उस दौरान ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा A नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा और B कौन से पोटेंशियल पर हो जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। अब फिर से मुझे बताइए, इस बार A और B में विच इज हायर पोटेंशियल, विच इज लोअर पोटेंशियल? B और A में कौन हायर पोटेंशियल है? B पॉजिटिव है ना, तो हायर पोटेंशियल नहीं होगा ये। और A कैसा पोटेंशियल है? लोअर पोटेंशियल, बिकॉज दिस इज नेगेटिव। T का पोटेंशियल बताइए कैसा होगा? B की तुलना में बताओ T का कम और A की तुलना में ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? ठीक। अब अगर ये प्लस और ये माइनस हो गया, फिर से दोनों डायोड से चेक करिए कौन अग्र अभिनत हुआ, कौन उत्क्रम अभिनत हुआ। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। डायोड D2 का जो P क्षेत्र है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और N क्षेत्र नेगेटिव से, तो ये तो हो गया अग्र अभिनत। लेकिन डायोड D1 जो है उसका P रीजन नेगेटिव है और N रीजन कहां से कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो डायोड D1 कैसा हो गया? रिवर्स बायस हो गया। In this case, diode D2 is forward bias, while diode D1 is reverse bias. तो सर्किट में कौन अपने अंदर से करंट को अलाउ करेगा और कौन अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करेगा? आंसर है D1 अलाउ नहीं करेगा। वेरी गुड। और D2 अलाउ करेगा। D2 किधर से किधर ले जाना चाहता था करंट? इसका मकसद था कि ये करंट को यहां से ऐसा जाने देता और शॉर्टकट से यहां A पर पहुंचा देता। बट एक प्रॉब्लम आ गई, करंट यहां से चली, इसने अलाउ कर दिया। ध्यान से रास्ता देखिएगा फिर से, ठीक है ना? यहां से जब करंट हायर पोटेंशियल से चली, D2 फॉरवर्ड बायस है, इसलिए इसने अपने अंदर से करंट को क्या कर दिया? अलाउ। करंट यहां पहुंची, आगे वो इस रास्ते पर जा करके माइनस पर जाना चाहती थी, लोअर पोटेंशियल पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां एक जंक्शन मिला, उसको जंक्शन मिला। इस जंक्शन के बाद इस करंट को जाने के कितने रास्ते हैं? 2 कि 3 रास्ते हैं? देख लो, 1 2 3। तो यहां के बाद करंट को जाने के 2 रास्ते हैं कि 3 रास्ते हैं? रास्ते 2 हैं, तार 3 जुड़े हुए हैं। एक रास्ते से तो आई है ना, ये 2 रास्ते। या तो करंट इधर चली जाए और या तो उधर चली जाए। करंट कौन सा रास्ता अपनाना चाहती है? शॉर्ट। लेकिन ये शॉर्ट रास्ते से जब जाती है तो ये वाला डायोड कैसा मिलता है उसको? रिवर्स बायस, विच डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू। वो अपने अंदर से करंट को पास होने अलाउ करता नहीं है। तो करंट जब माजरा समझ जाएगी तो बेचारी फिर उधर जाएगी ही नहीं। आप जान जाओगे कि यहां से आपके घर तक के रास्ते में एक जगह पुल टूटा है, तो आप उधर से क्यों जाओगे? नहीं जान पाओगे तो चले जाओगे। पर आप जानते हो कि वहां पुल टूटा है और उधर से जाना अलाउ नहीं है, रास्ता ब्लॉक है, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। करंट भी क्या करती है? इस रास्ते पर जाएगी क्या? बताओ। नहीं, उसके पास एक दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते में आ जाती है। ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, इसके बाद ये जुड़ा हुआ ऐसे आई, ऐसे आ गई और फिर यूं इस तरह से, यूं इस तरह से यहां पर आ गई, उसके बाद ऐसे आ गई। फिर देखो
हायर से लोअर में आ गई है। बी की तुलना में आप ही ने हमको बोला था कि टी कैसा है, लोअर पोटेंशियल, तो हायर टू लोअर अभी भी जा रही है। पर हमारा फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? हमारा तो मेन मकसद था टेलीविजन चलना चाहिए। क्या इस बार चला? इस बार हमारे टेलीविजन में किधर से किधर करंट फ्लो हुई? पहले फ्लो हुई कि नहीं हुई? जब इस रास्ते पे नहीं गया तो पक्का टेलीविजन वाले रास्ते में ही तो गया ही करंट, और गई है तो किधर से किधर गई है? एम से एन की ओर या एन से एम की ओर गई है? एम से एन की ओर करंट गई है। ग्राफ में बनाना चाहते हैं हम इसको, तो एम से एन जाएगी तो ऊपर ग्राफ बनाएंगे, एन से एम जाएगी तो ग्राफ को नेगेटिव साइड में बनाएंगे। अब इसमें मुझे किधर बनाना चाहिए, ऊपर या नीचे, या मुझे इसके समांतर लाइन चला देनी चाहिए? कल तो समांतर चलाए थे। अब बताइए इस हाफ साइकिल में करंट फ्लो हुई है कि नहीं हुई है? एम से एन हुई है कि एन से एम हुई है? एम से एन इस बार भी हुई है। तो एम से एन में ऊपर की तरफ बनाएंगे ग्राफ को ऐसे। ना समझ में बात आई आपको? नहीं आया? क्या चीज अच्छा नहीं आई बताओ? ये नहीं आया कि यहां नहीं आया? यहां फिर से देखो अच्छा एक बार। जब हमने अगला हाफ साइकिल ये वाला आया एसी का, तो बी कैसा हो गया बताओ? प्लस, ए कैसा हो गया? माइनस। अब इसका P प्लस से जुड़ गया, N माइनस से जुड़ गया, तो ये कौन सा अभिनत हो गया? अग्र। इसका P माइनस हो गया और N प्लस हो गया, तो ये कैसा हो गया? उत्क्रम। अगर ये अग्र हो गया, ये उत्क्रम हो गया, तो अब ये अपने अंदर से करंट को बहने नहीं देगा, पर ये तो बहने देगा। तो करंट हायर पोटेंशियल से चली, रास्ता फिर से ध्यान से शब्द देखो। करंट यहां से चली, ये डायोड अलाउ करता है तो इसके भीतर से ऐसे आ गई, पी से एन ऐसे आई, ऐसे गई। रास्ते को गौर से देखिए, ये तार ये वाला है, ऐसे आई। यहां पर दो रास्ते, या तो ऐसे निकल के चली जाए इसमें से होकर, और या तो इससे चली जाए। इस रास्ते पर जाएगी नहीं क्योंकि ये उत्क्रम अभिनत है, और आपने बोला कि ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो यहां के बाद करंट इस रास्ते पर आगे नहीं जाएगी, इस रास्ते पर आ जाएगी। यहां से ऐसे आई, ये ऐसे जुड़ा है तो ऐसे आ गई, फिर ऐसे आई, फिर ये ऐसे आ गई, फिर ये ऐसे आ गई, ऐसे आ गई। लोड में करंट एम से एन आ रही कि नहीं आ रही? देखो अभी भी नहीं समझ में आई बात। तो लोड में अगर एम से एन करंट आएगी तो उसका ग्राफ हम कहां बनाएंगे? बना दिया हमने। अभी भी नहीं समझ पाया, आगे समझ में? अच्छा, अब ये वाला हाफ साइकिल आ गया। जब ये वाला हाफ साइकिल आएगा, पोलैरिटी फिर बदल जाएंगी। पोलैरिटी बदल जाएगी मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा बउआ, और ये सिरा बेटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ही वो प्लस और ये माइनस हुआ, समझ गए क्या होने वाला है? डायोड D1 का क्या होगा बताइए? अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस। और डायोड D2 कैसा हो जाएगा? उत्क्रम अभिनत रिवर्स बायस हो जाएगा। तो डायोड D2 अपने अंदर से करंट को फ्लो होना अलाउ नहीं करेगा, पर डायोड D1 अपने अंदर से करंट को क्या करेगा? अलाउ कर देगा। तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा, पर ये करंट को अलाउ करेगा। अगर ये करंट को अलाउ करेगा तो करंट फिर से यहां से आके एम से एन की ओर बह जाएगी। चाहे ये वाला हाफ साइकिल हो, चाहे ये वाला हाफ साइकिल हो, कोई भी हाफ साइकिल हो, एक बार डायोड D1 काम करता है, एक बार डायोड D2 काम करता है। और दोनों के कनेक्शंस ऐसे हमने किए हैं कि चाहे डायोड D1 काम करे या डायोड D2 काम करे, हमारा जो लोड है उसमें हर बार करंट किस डायरेक्शन पे आती है? एम से एन में। ये हमारे कनेक्शन की ब्यूटी है, ये हमारे कनेक्शन की खास बात है। समझ में आया कि अगर डायोड D1 काम करेगा तो वो भी एम से एन की ओर ही धारा को बहने देगा लोड में, और अगर डायोड D2 काम करेगा तो वो भी हमारे लोड में करंट को एम से एन ही फ्लो होने देगा, उल्टी नहीं ले जाने देगा वो करंट को। ये हमारे सर्किट की स्पेशलिटी है। तो इस वाले हाफ साइकिल में ये व्युत्क्रम उत्क्रम अभिनत हो गया, ये अग्र, इसने बहने दिया करंट, इसने ब्लॉक कर दिया, और इसकी वजह से जो करंट बही उसका फिर से रास्ता यही हो गया M2N। अगर रास्ता M2N हुआ तो ग्राफ ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, या इसके साथ लाइन चलानी पड़ेगी मुझे? ऊपर ग्राफ बनेगा इस तरह से, ऐसा। ये वाले हाफ साइकिल की बात करिए। इस वाले हाफ साइकिल में B कैसा हो जाएगा? प्लस, और A कैसा हो जाएगा? माइनस।
फिर से ये वाला डायोड अग्र अभिनत और वो वाला डायोड उत्क्रम अभिनत हो गया। कौन सा काम करेगा? D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। ना करने दो, ये तो हमारा चल रहा है ना। अगर ये काम करेगा तो ये करंट को लोड में किधर से किधर फ्लो करेगा? M से N फ्लो करेगा। तो इस वाले हाफ साइकिल में भी M से N करंट फ्लो हुई, इस वाले हाफ साइकिल में भी M से N करंट फ्लो होगी। अब आप समझ गए हैं। और अब आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में हमारी जो ये वेव थी उसके केवल आधे चक्र का ही क्या हो पाता था? दिष्टकरण। लेकिन इस बार इस आधे का दिष्टकरण भी हम कर रहे हैं और नेगेटिव साइड वाले हाफ साइकिल का भी दिष्टकरण करे ले रहे हैं। तो हमने किस में बदल दिया? एसी को दिया था हमने और ये क्या है? डीसी हमने बना लिया। तो ये आउटपुट एसी वोल्टेज लिखा हुआ है यहां पर हमने। हालांकि इसमें डीसी का नेचर आ गया है। आप देख सकते हैं यही वर्किंग इसमें लिखी है मैंने। आप देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं कि क्या लिखा गया है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में जो पहला आधा चक्कर आएगा, इसमें ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस का सिरा ए, एस जो द्वितीय कुंडली का सिरा ए टर्मिनल टी के सापेक्ष धनात्मक, सिरा बी टर्मिनल टी के सापेक्ष कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस और ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। सिरा बी टर्मिनल टी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिनत, जब ये प्लस होगा तो ये अग्र अभिनत होगा और ये माइनस होगा तो ये उत्क्रम अभिनत होगा। तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है। अतः डायोड D1 लोड प्रतिरोध RL में वैद्युत धारा M से N की ओर प्रवाहित होने देता है, जबकि डायोड D2 नहीं प्रवाहित होने देता क्योंकि उत्क्रम हो जाता है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र में, दूसरा आधा चक्र मतलब ये वाला, दूसरे अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली इसका सिरा ए टर्मिनल टी के सापेक्ष ऋणात्मक तथा सिरा बी टर्मिनल टी के सापेक्ष कैसा हो जाएगा? धनात्मक। इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम अभिनत होगा और डायोड D2 अग्र अभिनत होता है। अतः डायोड D1 लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित नहीं होने देता, लेकिन डायोड D2 के कारण लोड रेजिस्टेंस में M से N की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार डायोड D1 व या डायोड D2 बारी बारी से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान, चाहे ये वाला हाफ साइकिल आवे चाहे ये वाला हाफ साइकिल आ जाए, लोड प्रतिरोध RL में धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने दे देते हैं, दोनों मिल करके। एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो। इस प्रकार एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी आपने बनाया है तो उसमें जो निर्गत वोल्टेज होता है वो कैसा मिलेगा? एक दिशी है, हमेशा M से N मिलेगा, M से M नहीं मिलेगा, एक डायरेक्शन पे। स्पंदों की एक अविरत श्रेणी मिलती है। स्पंदों की, स्पंद मतलब क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है, एकदम मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये हो रहा है। और अविरत श्रेणी मिल रही है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कैसे? कल जो सीरीज थी वो सीरीज इंटरमिटेंट थी, अंतरायित थी, बीच बीच में रुक जाती थी। उसमें क्या होता था? एकदम मैक्सिमम आया अब रुका हुआ है, फिर मैक्सिमम आया अब रुका हुआ है, फिर मैक्सिमम आया रुका हुआ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये हो रहा है, लगातार ही हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज मिलती है हमको। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, ये जो हमको मिल गया है ना, ये जो मिल चुका है मुझे, इस पे पूरी तरीके से अभी भी डीसी नहीं बना। ये पूरी तरह से डीसी नहीं बना है। डीसी में क्या नेचर होते हैं? दो क्वालिटी। पहली चीज, उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? फिक्स। दूसरा क्या नेचर होगा? उसका परिमाण कैसा होगा? फिक्स रहेगा। पर इसमें दोनों गुण नहीं है। एक गुण तो है, कौन सा? एक दिशा में बहने वाला गुण तो है कि हर बार एक दिशा में है, पर इसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो ऐसा नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड अचानक से मैक्सिमम हो जाता है, फिर जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो। तो ये जो लाइन हमने यहां पर बनाई है ना, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन जो हमने यहां पर बनाई है, अगर ये लाइन हम यहां बना दें, अगर ये लाइन हम यहां बना दें तो आपको दिखेगा कि अभी भी इसके पास कौन सा नेचर है? अभी भी इसके पास एसी नेचर है।
अभी भी इसका नेचर पूरी तरीके से 100% डीसी नेचर इसने ग्रहण नहीं किया हुआ है। डीसी नेचर, एसी नेचर क्या होता है? एसी नेचर में दिशा भी लगातार बदलती है और परिमाण भी लगातार बदलता है। इसमें क्या खास बात है? इसमें दिशा तो नहीं बदल रही है, लेकिन परिमाण बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। इसका मतलब हुआ ये जो करंट मुझे मिली, इस करंट के पास दोनों नेचर हैं। कौन कौन से? डीसी नेचर भी है और एसी नेचर भी है। डीसी नेचर किस वजह से है? क्योंकि एक दिशा में है। और एसी नेचर क्यों हम बोल रहे हैं कि इसके पास है? क्योंकि परिमाण लगातार, मैग्नीट्यूड लगातार इसका बदल रहा है। तो बताइए, क्या ये कंप्लीटली 100% डीसी बन गई? आंसर इज नो। ये अभी डीसी और एसी का क्या है? मिक्सचर है। इसके पास, इस करंट के पास डीसी नेचर भी है और इस करंट के पास एसी नेचर भी है। फिर से बताइए मुझे, मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके पास डीसी नेचर है? क्योंकि एक दिशा में है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके पास एसी नेचर भी है? परिमाण बार बार बदल रहा है। यानी कि डीसी और एसी नेचर का क्या है? मिक्सचर। हमको तो डीसी चाहिए, एसी हटाओ किसी तरीके से। अब अगर आपके पास कोई चीज होती है, गेहूं जैसे है आपके पास, और उस गेहूं में कंकड़ भी मिक्स हो गया, फिर आप क्या करते हैं? उसमें एक छन्नी लगा देते हैं। छन्नी से गेहूं नीचे गिर जाता है, कंकड़ हटा देंगे, या कंकड़ गिर जाएंगे तो गेहूं हटा लेंगे। अलग हो जाएगा कि नहीं? अलग हो जाएगा। तो यहां पर भी हमारी जो करंट बनी, इसके पास क्या है? एसी नेचर भी है इसके पास और इसके पास डीसी नेचर भी है। हम चाहते हैं कि हमें कौन सा नेचर केवल मिले? डीसी। हम एसी नेचर नहीं चाहते, तो हम एक ऐसी छन्नी लगा देंगे ना, ऐसी छन्नी लगाएंगे कि या तो उसमें से एसी पार हो जाए तो डीसी डीसी मिल जाएगा ऊपर हमें, और या तो डीसी निकल जाए तो डीसी मिल जाएगी, एसी पार हो जाएगी अपना। एक ऐसी छन्नी चाहिए। छन्नी यानी कि यहां पर हम उसको बोलेंगे फिल्टर। क्या बोलेंगे उसे? फिल्टर बोलेंगे। तो हमको एक फिल्टर सर्किट चाहिए, स्मूथिंग फिल्टर। जो ऐसा, जो ये उच्चावचन दिख रहा है ना हमको, इनको बोलते हैं उच्चावचन। अंग्रेजी में इनको कहते हैं फ्लक्चुएशंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि अभी भी करंट क्या हो रही है? अभी भी करंट फ्लक्चुएट हो रही है। डायरेक्शन सेम है बट करंट इज फ्लक्चुएटिंग स्टिल। अभी तक करंट फ्लक्चुएट हो रही है। तो वी नीड वन फिल्टर। फिल्टर लगाएंगे और प्योर डीसी पाएंगे। छन्नी लगा लो। कहां लगाएंगे छन्नी? तो जो आपका ये सर्किट है ना, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर डाल दो, बस हो गया काम। कैसे? कैपेसिटर डालने से क्या होगा? करंट हमेशा कौन सा रास्ता अपनाना चाहती है? शॉर्टकट। करंट कभी लॉन्ग कट रास्ते से नहीं जाएगी अगर उसको शॉर्टकट रास्ता मिल रहा है तो। समझ आ रही बात? तो करंट यहां से ऐसे आएगी। सबसे पहले करंट का मेन मकसद होगा कि इससे निकल जाना, क्योंकि इसकी तुलना में यह रास्ता कैसा होगा? उसको शॉर्ट। अब यहां से बहुआ जो करंट आ रही है उसके पास एसी नेचर भी है और उसके पास डीसी नेचर भी है। ये जो कैपेसिटर है, अल्टरनेटिंग करंट के लेसन में आपने पढ़ा था कि जो संधारित्र होता है वो किस करंट को अपने अंदर से अलाउ कर देता है? एसी को। और डीसी को अपने अंदर से अलाउ नहीं करता। कुछ बात हमारी समझ में आई? कैपेसिटर अपने अंदर से किसको जाना अलाउ कर देता है? एसी को। कैपेसिटर अपने अंदर से क्या अलाउ नहीं करता? डीसी नहीं जाने देता। अब आप जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही हमने इसके पैरेलल में ये कैपेसिटर लगाया, यहां से ये जो करंट आ रही है, कौन से नेचर की करंट आ रही है? इसके पास एसी नेचर भी है, डीसी नेचर भी है। जैसे ही ये करंट यहां पहुंचेगी, करंट का जाना शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहती है वो। उसके पास यहां के बाद दो रास्ते, या तो इधर से जाए या तो इधर से जाए। तो जो एसी होती है उसने देखा झांक के कि इधर कौन लगा है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर एसी को क्या कर देगा? अलाउ। तो इसमें जो एसी और डीसी दोनों नेचर है ना, उसमें से जो एसी नेचर होगा वो यहां आ जाएगा। बहुओ एसी नेचर इधर आ जाएगा और ये किसके अलाउ नहीं करेगी अपनी तरफ?
डीसी। तो डीसी को मजबूरन कहां से जाना पड़ेगा? आगे से। और यहां आपने क्या लगा रखा है? टेलीविजन। तो अभी तक ये जो प्रॉब्लम आपका था कि आपकी करंट में क्या था? एसी भी थी और डीसी भी थी। अब कैपेसिटर पैरेलल में जो संधारित्र लगा लेते हैं उससे कौन पार हो गया? यहां से एसी नेचर पार हो गया। आगे कौन बढ़ के गया? डीसी, और वो हमारा टेलीविजन चलाएगी। तो हमारे टेलीविजन में कौन पहुंचा? डीसी पहुंचेगी। समझ रहे हैं? तो इसको करने के बाद भी नहीं मिलता मुझे प्योर डीसी, पर ये करने से फिर मिलता है कि पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाएंगे और फिर हमें डीसी मिल जाएगा। वो किस नेचर का हो सकता है? वो इस नेचर का हो जाएगा, ऐसी लगभग डीसी आपको मिलेगी करीब करीब एक स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल 100% डीसी तो फिर भी नहीं मिलती। देखिए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं, लेकिन ये फ्लक्चुएशंस इतने कम होते हैं ना के बराबर कि ये हमारे डिवाइसेस के ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये हमें पूरी की पूरी डीसी मिल जाती है। पहले क्या होता था? पहले ये मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ये होता था, और अब एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक दिशा में है, और परिमाण भी अब इसका लगातार बदल नहीं रहा है। इस टाइप की करंट हमको मिलती है, और यही है किसका ग्राफ? डीसी का ग्राफ यही है। इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। ये फिल्टर बनाना पड़ता है मुझे। तो इस निर्गत वोल्टेज को समकारी फिल्टरों के द्वारा स्मूथिंग फिल्टर हम लगाएंगे और उसके द्वारा लगभग स्थायी धारा में क्या कर सकते हैं? बदल देते हैं हम उसको। ये हमको इतना एक्शन करना पड़ता है। फिर अब आप ये बताइए, आपको ये सारी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गया समझ में? तो ये हमने कर लिया। पहला एप्लीकेशन पीएन जंक्शन डायोड का पढ़ लिया कि हम पीएन जंक्शन डायोड को दिष्टकारी की तरह कैसे प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा एप्लीकेशन होगा वो देखते हैं क्या होगा, उसको हम लोग अगली क्लास पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।